मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, पुनः आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और हम हाब्स के विभिन्न विचारों का अध्ययन कर रहे थे। परीक्षा की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत उनका विचार है हाब्स का संप्रभुता का सिद्धांत। और इसमें आपको ये स्पष्ट है कि पूर्व में संप्रभुता के बारे में विचारकों ने क्या विचार प्रस्तुत किए और हाब्स उनसे भिन्न किस प्रकार अपने संप्रभुता के विचार प्रस्तुत करते हैं। ये हमें स्पष्ट है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का प्रतिफल संप्रभुता है। प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों के आपसी समझौते के फलस्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई, लेकिन इस समझौते को सुरक्षित रखने के लिए एक सर्वोच्च शक्ति की आवश्यकता हुई और वो संप्रभुता है। जैसा कि स्वयं हाब्स ने भी कहा है कि संप्रभुता के अभाव में समझौता केवल शब्दजाल है। इसलिए उसने एक सर्वशक्तिशाली संप्रभु का निर्माण किया जो समझौते की पवित्रता को सुरक्षित रख करके और शांति की स्थापना करे तथा जो समझौते का उल्लंघन करते हैं उन व्यक्तियों को दंड दे। यद्यपि विवेक के आधार पर समझौता हुआ, लेकिन मनुष्यों में उसकी मात्रा कम रहने के कारण आवेगों और स्वार्थों को नियंत्रण में रखना कठिन था। इसलिए एक निरंकुश संप्रभु सरकार की आवश्यकता हुई, ऐसा सेबाइन कमेंट करते हुए लिखते हैं उनके बारे में। आधुनिक युग में मैकियावेली पहला विचारक था जिसने विद्वानों का ध्यान संप्रभुता की ओर खींचा। आगे चलकर जीन बोंदा ने संप्रभुता को परिभाषित किया और हम सब जानते हैं कि बोंदा के क्या विचार थे। उनके शब्दों में यदि कहें तो संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर शासन करने वाली वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानूनों का कोई नियंत्रण नहीं होता। यहाँ बोंदा ने सर्वोच्च शक्ति को संप्रभु माना है, लेकिन वह ईश्वरीय, प्राकृतिक, संवैधानिक, अंतर्राष्ट्रीय और संपत्ति संबंधी कानूनों से सीमित और नियंत्रित रखता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बोंदा का जो संप्रभु है निरंकुश नहीं है, वह उपयुक्त कानूनों से उसको आबद्ध कर देता है। यानी ईश्वरीय, प्राकृतिक, संवैधानिक, अंतर्राष्ट्रीय और संपत्ति संबंधी जो कानून है उनसे उनको वो सीमित कर देता है। दूसरी ओर हाब्स ने असीमित और निरंकुश संप्रभुता का एक क्रमबद्ध सिद्धांत विकसित किया है और संप्रभुता को उन समस्त सीमाओं से मुक्त कर दिया जो बोंदा ने उनके ऊपर लगाई थी। सेबाइन इस संदर्भ में लिखते हैं कि हाब्स ने संप्रभुता को उन समस्त आलोचनाओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जिन्हें बोंदा ने अनावश्यक रूप से बनाए रखा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बोंदा का संप्रभुता सिद्धांत एक अपूर्ण सिद्धांत था। हाब्स ने उन सभी प्रकार की सीमाओं, बंधनों और मर्यादाओं से उसे मुक्त करके पूर्णता प्रदान की है। हार्मोन का विचार है कि हाब्स का संप्रभु बोंदा के संप्रभु की अपेक्षा से पूर्ण शक्ति से युक्त है। और जहाँ तक संप्रभुता की परिभाषा का संबंध है तो हम जब सामाजिक समझौता पढ़ते हैं उसमें ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि हाब्स क्या लिखते हैं समझौता करते हुए। हाब्स संप्रभुता को उस व्यक्ति समूह में निहित मानता है जिसे लोग समझौते के अनुसार अपने सब अधिकार हस्तांतरित कर देते हैं। हाब्स ने स्वयं कहा है, हाब्स के शब्दों में, संप्रभुता वह शक्ति है जिसको एक विशाल जन समुदाय ने एक दूसरे से पारस्परिक समझौता करके इस उद्देश्य से अपने कार्यों का कर्ता बना दिया
कि वह उनकी शांति सुरक्षा के लिए उन सब की शक्तियों साधनों की आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर सकता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि संप्रभु जो है समझौते का प्रतिफल है और उसका मुख्य कार्य है राज्य में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, और वो राज्य की सर्वोपरि और सर्वशक्तिमान शक्ति है। अब जहाँ तक संप्रभुता की विशेषताओं का संबंध है, तो विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं कि संप्रभुता निरंकुश है, संप्रभुता अविभाज्य है, संप्रभुता अदेय है, संप्रभुता असीमित है, संप्रभुता अपरिवर्तनशील है, अदंडनीय अनुत्तरदायी है, और संप्रभु न्याय और हानि रहित होता है। तो ये कुछ उसकी खास विशेषताएं हैं जो हाब्स ने संप्रभुता के विशेषता बताई हैं, करैक्टरिस्टिक्स बताई हैं सॉवरेनिटी की। तो उसमें संप्रभुता निरंकुश है, एब्सोल्यूट। हाब्स ने जिस संप्रभु का वर्णन किया है वो अपने आप में निरंकुश है, क्योंकि उसके पास सारी शक्तियां हैं, वो सर्वशक्तिमान है, वह सर्वशक्तिशाली है, वह कानून का निर्माता और प्राकृतिक अधिकारों का प्रदाता है, वह प्रशासन का प्रमुख और न्याय का जनक है। इस प्रकार वो सर्वोच्च है। संपत्ति का हस्तांतरण करने, परमाधिकार का प्रयोग करने या उसे हस्तांतरित कर देने की शक्ति उसे प्राप्त है। वेपर ने लेवाइथन को घमंडी राजा कहा है, जिसकी शक्ति की तुलना पर पृथ्वी पर किसी से नहीं की जा सकती। तो ये एक संप्रभुता की विशेषता है कि संप्रभु निरंकुश है। दूसरी है विशेषता इसकी कि संप्रभुता अविभाज्य है, इंडिविजिबल है, डिवीजन नहीं हो सकता उसका। हाब्स का कथन है कि राज्य का विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि संप्रभुता विभाजित हो जाती है और राज्य का अस्तित्व तो अपने आप में समाप्त हो जाता है। राज्य का विभाजन होते ही विरोधी सेनाएं खड़ी हो जाती हैं, गृह युद्ध आरंभ हो जाता है। इसलिए हाब्स का यह मत है कि जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तीनों शक्तियां एक ही संप्रभु के हाथ में होनी चाहिए। उनके विभाजन से राज्य में अशांति और खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए संप्रभुता अविभाज्य है, उसका डिवीजन नहीं किया जा सकता, इंडिविजिबल है। संप्रभुता अदेय है। राज्य में जिस व्यक्ति के पास संप्रभुता है उससे लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, क्योंकि लोगों ने राज्य के निर्माण के समय इस बात का समझौता किया है कि संप्रभु के कार्यों को वे स्वयं अपने द्वारा किए गए कार्य मानेंगे। वह जो भी निर्णय करेगा उसे अपने द्वारा किया हुआ निर्णय मानेंगे। इसलिए यदि कोई व्यक्ति समझौते को तोड़ता है तो सभी को अपना समझौता तोड़ना पड़ेगा। तो संप्रभु अपनी शक्ति में विभाजन कर किसी दूसरे व्यक्ति को वो हस्तांतरित नहीं कर सकता। तो ये एक खास विशेषता है कि संप्रभुता अदेय है। संप्रभुता असीमित है, अनलिमिटेड। हाब्स के अनुसार संप्रभु की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, वह नागरिक और संवैधानिक कानूनों का स्रोत है और प्राकृतिक नियमों का व्याख्याता है। वह कानूनों की सीमा से ऊपर है, क्योंकि कोई कानून उसे बांध ही नहीं सकता। किसी न्यायालय में उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कानून और नैतिकता उसकी इच्छाएं हैं। जो बोंदा ने प्रतिबंध लगाए थे उन सब से हाब्स संप्रभु को मुक्त कर देता है। संप्रभुता अपरिवर्तनशील है। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि एक बार जिन लोगों ने समझौते के द्वारा किसी व्यक्ति को अपना संप्रभु बना लिया, बिना उसकी पूर्व स्वीकृति के उसकी संप्रभुता को अस्वीकार नहीं कर सकते। पुनः प्राकृतिक अवस्था में वो वापस नहीं लौट सकते। और एक विशेषता है, संप्रभु जो है अदंडनीय है और अनुत्तरदायी है। हाब्स के संप्रभु को कोई दंड नहीं दे सकता,
क्योंकि जब संप्रभु कोई अपराध ही नहीं करता तो उसे दंड देने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। दूसरा, हाब्स का ये भी कहना है कि संप्रभु स्वयं समझौते का कोई पक्ष नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति संप्रभु को शक्ति देने के लिए दूसरे व्यक्ति से समझौता करता है, स्वयं संप्रभु से समझौता नहीं करता। समझौता जो है व्यक्तियों का आपस में होता है, संप्रभु समझौते से बाहर आते हैं। और संप्रभु अपने कार्यों के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, उसके किसी भी कार्य से समझौते की शर्तों का उल्लंघन नहीं होता है। वो स्वयं ही कानूनों का स्रोत है। संप्रभु का जो आदेश ही है वो कानून है, कानून का निर्माण करता है, आवश्यकता पड़ने पर वो उसमें संशोधन भी कर देता है। और एक विशेषता है, संप्रभु न्यायी और हानि रहित होता है, वो न्याय का स्रोत है, वह किसी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा सकता। संप्रभु द्वारा दिया गया कष्ट स्वयं अपने द्वारा दिया गया कष्ट है, इसलिए व्यक्ति अपने लिए स्वयं को ही दोष दे सकता है, संप्रभु को नहीं। और आगे चलकर हाब्स के इस मत को रूसो स्वीकार करते हैं। तो ये संप्रभुता की, हाब्स के संप्रभुता की कुछ खास विशेषताएं हैं। अब है संप्रभु की शक्तियां क्या हैं और उसके क्या कार्य हैं। तो जैसा उसकी विशेषताओं से हमको जानकारी मिली, उसके आधार पर भी उसके कार्यों और शक्ति का अंदाजा हो जाना चाहिए। पहली शक्ति जो है नियुक्ति शक्ति है। संप्रभु राज्य में प्रशासन का सर्वे सर्वा होता है। वह प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रियों, सेनापतियों, परामर्शदाताओं, न्यायाधीशों और दूसरे सार्वजनिक जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करता है, उनके कार्यों की निगरानी करता है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। दूसरा, संप्रभुता शक्ति का उपयोग, संप्रभु अपनी संप्रभुता का उपयोग निर्बाध अविच्छिन्न रूप से करता है, उसमें कोई बाधा नहीं उपस्थित करता हो। संप्रभुता का प्रयोग स्वेच्छा से करता है। शांति और सुरक्षा, संप्रभु का ये कर्तव्य है कि राज्य में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करें। शांति में ही राज्य की प्रगति हो सकती है, जनता अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन कर सकती है। जब शांति व्यवस्था बनी रहेगी तभी राज्य प्रगति करेगा और लोग अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर पाएंगे। एक है कर लगाना और संपत्ति पर नियंत्रण। संप्रभु राज्य के सभी संपत्ति का भोगता है, वह संपत्ति पर नियंत्रण रखता है। संपत्ति का, समस्त संपत्ति का स्वामी होता है वो। वह जनता की संपत्ति को राज्य हित में छीन भी सकता है और संपत्ति विषय कोई कानून बना सकता है। राज्य शासन को चलाने के लिए प्रजा पर समय समय पर वो कर लगाता है और प्रजा को ईमानदारी से वो कर देना चाहिए। इसी प्रकार युद्ध और शांति की घोषणा संप्रभु ही करता है। परिस्थिति के हिसाब से वो युद्ध करता है, संधि करके शांति की स्थापना करता है। और इन कार्यों के लिए उसे किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सर्वा शासक होता है। संप्रभु को ही दंड देने की शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति राज्य में चोरी, डकैती, हत्या, व्यभिचार या कानूनों की अवहेलना करता है तो संप्रभु उसे उचित दंड देकर राज्य में न्याय की स्थापना करता है। न्याय करना और कानून की व्याख्या करना, ये भी संप्रभु का ही कार्य है, शक्ति है। राज्य में उत्पन्न नागरिकों के बीच झगड़ों का निपटारा करता है, विवादों को सुनता है और कानून के आधार पर अपना निर्णय करता है। संप्रभु सभी कानूनों का स्रोत है। वह अस्पष्ट कानूनों की व्याख्या भी करता है जिसे जनता को स्वीकार करना पड़ता है। तो ये उनकी शक्ति है कि न्याय करता है और कानून की व्याख्या भी करता है। इसके अलावा वो पुरस्कार और सम्मान भी देता है। विशेष महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए लोगों को पुरस्कार देता है, सम्मानित करता है, जिससे राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ती है, राज्य आगे बढ़ता है।
तो इस तरह से संप्रभु की विभिन्न शक्तियाँ और कार्य हैं। कहने का मतलब ये है कि वो सभी प्रकार की शक्तियाँ उसमें हैं। संप्रभु राज्य की स्थल, जल, वायु सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनाध्यक्ष होता है। वह मुख्य सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है, निर्देश देता है। उसकी शक्तियाँ काफ़ी विस्तृत हैं और आपने कहा है कि इन्हीं अधिकारों में संप्रभुता का सार निहित है। तो ये हाब्स की संप्रभुता सिद्धांत की खास विशेषताएं और संप्रभु की शक्ति और कार्य हैं। धन्यवाद।